दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई इंसान डर से नहीं, मजबूरी से लड़ता है। जब घर में बूढ़ी माँ की दवा, बच्चों की पढ़ाई और बीवी की उम्मीदें एक साथ कंधों पर हो, तब इंसान उन रास्तों पर भी निकल पड़ता है जहां जाने से दिल कांपता है। हाईवे पर चलने वाला हर ट्रक सिर्फ सामान नहीं ढोता, वह अपने साथ किसी का भविष्य, किसी का इलाज और किसी की रोटी भी लेकर चलता है। लेकिन कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो इंसान से उसकी हिम्मत, उसका सुकून और कभी कभी उसकी आत्मा तक छीन लेते हैं। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह किसी किताब की नहीं, बल्कि एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की आप बीती है जिसने दिल्ली हाईवे के एक पुराने ढाबे पर वो देखा जिसे देखने के बाद इंसान जिंदगी भर रात से डरने लगता है। आप सुन रहे हैं खौफ की दस्तक, और यह कहानी है उस रात की जब मजबूरी ने रास्ता चुना और रास्ते ने अपनी कीमत मांगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी सच्ची आप बीती पर आधारित खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है तो खौफ की दस्तक को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, कुछ सिखाकर भी जाती है। दोस्तों, जिंदगी में हर सफर हमें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाता। कुछ सफर ऐसे भी होते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। कुछ रास्ते हमें यह सिखा देते हैं कि पेट की आग और जिम्मेदारियों के बोझ तले इंसान कैसे डर को भी कुचल कर आगे बढ़ जाता है। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो मैंने उस दिल्ली हाईवे पर देखा वो सिर्फ डर नहीं था, वो इम्तिहान था। आज भी जब रात में ट्रक चलाता हूं और कहीं दूर से किसी ढाबे की पीली रोशनी दिखती है तो दिल अपने आप तेज धड़कने लगता है। मेरा नाम रघुवीर है। पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। घर में बूढ़ी माँ है, बीवी है और 2 छोटे बच्चे। बेटा अक्सर बीमार रहता है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि इलाज में देर हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। बीवी की आंखों में हर रोज एक ही सवाल होता है, इस बार पैसे पूरे लेकर आओगे ना? और मैं हर बार सिर हिला देता हूं, जबकि अंदर से जानता हूं कि हाईवे पर पैसे से ज्यादा दुआ काम आती है। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। दिल्ली के बाहरी इलाके से माल लोड किया था। माल कोई साधारण नहीं था, बहुत कीमती इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसकी डिलीवरी सुबह से पहले हर हाल में करनी थी। अगर देर होती तो सिर्फ पैसे नहीं कटते, नौकरी भी जा सकती थी। मेरे साथ खलासी था, मोनू, उम्र में मुझसे छोटा लेकिन दिल का साफ। माथे पर हमेशा छोटा सा तिलक लगाता था। माँ की दी हुई मौली हाथ में बांधे रखता था। सफर शुरू करने से पहले उसने ट्रक के आगे नारियल फोड़ा था, अगरबत्ती जलाई थी। मैं भले ही कम बोलता हूं, लेकिन उस वक्त मन ही मन भगवान से यही कहा था, बस इस बार सही सलामत पहुंचा दे। रात करीब 12:30 बजे का वक्त था। हाईवे पर सन्नाटा था। आगे पीछे 2 और ट्रक थे, वही कंपनी के। हम तीनों को एक साथ ही निकलना था। रेडियो पर हल्की आवाज में भजन चल रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा बोझ था। दिल्ली हाईवे का वह हिस्सा पुराना है जहां सड़क के किनारे एक बहुत पुराना ढाबा है। लोग कहते हैं वहां मत रुकना, पर पेट और थकान इंसान से समझौता करवा ही लेते हैं। थोड़ी देर बाद मोनू ने धीमी आवाज में कहा, भैया वही ढाबा आ रहा है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। मैंने आगे देखा। सड़क के बाईं तरफ टूटी फूटी सी इमारत, ऊपर जंग लगा टीन का बोर्ड जिस पर नाम आधा मिट चुका था। ढाबे के ठीक पास में रेलवे फाटक था। लोहे की जंजीरें लटकी हुई जैसे बरसों से किसी ने छुआ ही ना हो। फाटक बंद था और अजीब बात यह थी कि आसपास कोई स्टेशन नहीं दिख रहा था, फिर भी पटरियां साफ चमक रही थी। पीछे वाले ट्रक के ड्राइवर ने हॉर्न दिया। रेडियो पर आवाज आई, रघुवीर भैया यहीं रुकते हैं क्या? आगे बहुत लंबा सन्नाटा है। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक रुका तो दिल भी जैसे एक पल को रुक गया। ढाबे की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी, अंदर कोई दिख नहीं रहा था, फिर भी चूल्हे से उठता धुआं साफ नजर आ रहा था। मोनू ने उतरते वक्त ट्रक के टायर को हाथ लगाया, फिर माथे से छुआ। हिंदू रीति है, सफर से पहले और हर ठहराव पर ऐसा करना उसने माँ से सीखा था। जैसे ही हम ढाबे की तरफ बढ़े, रेलवे फाटक के पास अचानक ठंडी हवा चली। कानों में किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन आसपास कोई नहीं था।
पीछे के दोनों ट्रक भी रुक चुके थे। तीनों ड्राइवर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंखों में डर साफ था। ढाबे के अंदर कदम रखते ही लगा जैसे वक्त थम गया हो। दीवारों पर पुराने कैलेंडर, भगवान की फीकी तस्वीरें और कोने में रखा हुआ एक टूटा हुआ रेडियो। एक बूढ़ा आदमी चूल्हे के पास बैठा था, सिर झुका हुआ। मैंने आवाज दी, बाबा चाय मिलेगी क्या? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हो। उसने बिना कुछ बोले चाय बनानी शुरू कर दी। मोनू मेरे पास आकर फुसफुसाया, भैया दिल ठीक नहीं लग रहा, जल्दी निकलते हैं। लेकिन तभी रेलवे फाटक की तरफ से जोर की आवाज आई, धड़ाम। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज पटरी पर गिर गई हो। मैंने बाहर झांका और वहीं से उस रात का असली डर शुरू हुआ। मैं जैसे ही ढाबे से बाहर निकला, दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में अपनी ही सांसों की आवाज गूंजने लगी थी। रेलवे फाटक की तरफ देखा तो वहां कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, बस हल्की धुंध और पटरी के ऊपर पड़ा अंधेरा। पीछे से मोनू की आवाज आई कि भैया कुछ तो गलत है। तभी फाटक के पास खड़े सिग्नल पोल की लाइट अपने आप बुझ गई और चारों तरफ अचानक ऐसा सन्नाटा छा गया कि हाईवे भी कब्रिस्तान लगने लगा। पीछे खड़े दोनों ट्रक के इंजन चालू थे, लेकिन किसी ने हॉर्न नहीं दिया, जैसे सबकी आवाज एक साथ बंद हो गई हो। मैं वापस मुड़ा तो देखा ढाबे के अंदर वो बूढ़ा आदमी अब चूल्हे के पास नहीं था। चाय के गिलास वैसे ही भरे हुए रखे थे और भाप उठ रही थी। मोनू ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, भैया चलो यहां से। अभी मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि सामान बहुत कीमती है, अगर यहां से पीछे लौटे तो सुबह से पहले डिलीवरी नामुमकिन है, और नौकरी गई तो घर का क्या होगा? माँ की दवा, बच्चे का इलाज, बीवी का भरोसा, सब टूट जाएगा। मैंने दांत भींच कर फैसला लिया कि चाहे जो हो आगे निकलना ही होगा। हम तीनों ट्रकों के ड्राइवर बाहर आ गए। मैंने ऊंची आवाज में कहा कि कोई भी ढाबे में वापस नहीं जाएगा। जैसे ही रेलवे फाटक खुले हम निकलेंगे। तभी पटरी की तरफ से धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई लोहे को घसीट रहा हो। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मोनू ने जेब से हनुमान जी का छोटा सा चित्र निकाला और आंख बंद करके कुछ बुदबुदाने लगा। हिंदू घर में पला है, डर में सबसे पहले भगवान ही याद आते हैं। अचानक फाटक अपने आप चरमराते हुए खुलने लगा, जबकि आसपास कोई गार्ड नहीं था और ना ही किसी ट्रेन की आवाज, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे उठाया हो। जैसे ही हमने ट्रक आगे बढ़ाया, मेरी नजर पटरी के बीचों बीच पड़ी। एक औरत पर पड़ी, सफेद साड़ी, बाल बिखरे हुए, चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ। दिल जोर से धक से नीचे गिर गया। ब्रेक दबाने ही वाला था कि वो औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसकी आंखें नहीं थी, बस गहरे काले गड्ढे, और मुंह से हल्की सी आवाज निकल रही थी, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। मोनू चीख पड़ा और बोला, भैया मत रोकना, गाड़ी मत रोकना। मैंने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक जैसे ही उसके पास से गुजरा, लगा किसी ने लोहे की कीलें हमारे सीने में ठोक दी हो। पीछे देखा तो वह औरत अब सड़क पर नहीं थी, लेकिन अगले ही पल पीछे वाले ट्रक से रेडियो पर चीख सुनाई दी, वो हमारे ट्रक के पीछे लटक गई है। मेरी रूह कांप गई। हाईवे अब सीधा नहीं लग रहा था, सड़क मुड़ती जा रही थी। पेड़ इतने पास आ गए थे जैसे हमें दबोच लेंगे। ढाबे की रोशनी पीछे बहुत दूर छूट चुकी थी, लेकिन उसकी पीली चमक अब भी आंखों में चुभ रही थी। मोनू पसीने से भीग चुका था, बार बार भगवान का नाम ले रहा था। तभी अचानक सामने सड़क के बीच एक आदमी खड़ा दिखा, हाथ ऊपर करके रुकने का इशारा कर रहा था। मैंने बिना सोचे समझे ट्रक साइड से निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क अचानक इतनी संकरी हो गई कि ट्रक के टायर किनारे की मिट्टी में धंस गए। पीछे वाले दोनों ट्रक भी फंस चुके थे। इंजन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन चारों तरफ जंगल से अजीब अजीब हंसी की आवाज आने लगी, जैसे कोई हमारा तमाशा देख रहा हो। तभी मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आया कि यह रास्ता हमें छोड़ने वाला नहीं है। ये वही खतरनाक रास्ता है जिसके बारे में पुराने ड्राइवर चेतावनी देते थे। और तभी मोनू ने कांपती हुई आवाज में कहा, भैया हमारे ट्रक की छत पर
कोई चल रहा है। मोनू की बात सुनते ही मेरी रीढ़ में जैसे किसी ने बर्फ डाल दी हो। ट्रक की छत से साफ साफ खटखट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई नंगे पांव धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पुराने ड्राइवरों की बात याद आ गई थी कि जो चीज ऊपर से बुलाए उसे कभी मत देखना। सामने सड़क अब बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। हाईवे जो सीधा और चौड़ा होना चाहिए था, अब टेढ़ा मेढ़ा जंगल से घिरा हुआ और इतना संकरा लग रहा था कि ट्रक का एक भी गलत मोड़ हमें खाई में फेंक सकता था। पीछे वाले ट्रक के हॉर्न अचानक एक साथ बजने लगे, लेकिन उन हॉर्न की आवाज में इंसानी डर नहीं बल्कि पागलपन घुला हुआ था। रेडियो पर किसी की टूटी फूटी आवाज आई कि भैया, हमारे शीशे पर कोई औरत हाथ मार रही है। मैं सुनते ही कांप उठा, क्योंकि हमारे ट्रक में तो कोई नहीं दिख रहा था, फिर भी शीशे के बाहर किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। मोनू ने दोनों हाथ जोड़ लिए और जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। उसका गला सूख रहा था, लेकिन शब्द रुक नहीं रहे थे। हिंदू घरों में डर के वक्त यही सहारा होता है। तभी ट्रक की छत पर चलने वाली चीज अचानक केबिन के ठीक ऊपर आकर रुक गई। ऊपर से किसी के झुकने की आवाज आई और ड्राइवर साइड के शीशे पर उंगलियों के नाखून खींचने लगे। मैं एक्सीलरेटर दबाए हुए था, लेकिन ट्रक आगे बढ़ने के बजाय जैसे किसी भारी चीज ने पीछे से पकड़ लिया हो। इंजन गरज रहा था, पर रफ्तार खत्म हो चुकी थी। सामने धुंध के बीच वही पुराना ढाबा फिर से दिखने लगा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि हम तो ढाबे से काफी दूर निकल चुके थे। फिर यह ढाबा दोबारा कैसे सामने आ गया? ढाबे की पीली रोशनी अब पहले से ज्यादा तेज थी और रेलवे फाटक फिर से बंद दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता घूम फिर कर हमें वहीं वापस ले आया हो। मोनू ने रोते हुए कहा, भैया, ये जगह हमें जाने नहीं देगी। तभी पीछे वाले ट्रक से एक ड्राइवर भागता हुआ हमारी तरफ आया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें बाहर की ओर निकली हुई। उसने कांपते हाथों से बताया कि उनके ट्रक के पीछे बैठा खलासी अचानक बोलने लगा है कि उसे उसकी मरी हुई माँ दिख रही है, जो उसे पटरियों की तरफ बुला रही है। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि यह सिर्फ डर नहीं था, यह किसी पुराने खेल की तरह लग रहा था जो हर साल किसी न किसी ड्राइवर के साथ खेला जाता है। रेलवे फाटक के पास से अचानक घंटी बजने लगी, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी। ढाबे के अंदर से वही बूढ़ा आदमी निकल कर आया। उसकी चाल अब सीधी नहीं बल्कि घसीटती हुई थी। उसने हमें देखकर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत काले और टूटे हुए थे। उसने धीमी आवाज में कहा कि रात लंबी है बेटा, यहां से सबको गुजरना पड़ता है। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह पड़े। तभी मेरे दिमाग में घर का ख्याल आया, बीवी का रोता चेहरा, बच्चे की दवा, माँ की कांपती उंगलियां। मैंने मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहां रुकने वाला नहीं हूं। मैंने ट्रक का गियर झटके से बदला और पूरा जोर लगा दिया। उसी पल ट्रक की छत से तेज चीख सुनाई दी, जैसे किसी को नीचे गिरा दिया गया हो। मोनू चिल्लाया, भैया आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पीछे मत देखना। और जैसे ही ट्रक ने फाटक पार किया, एक पल के लिए लगा कि किसी ने हमारे ट्रक को धक्का दिया है। हम तेजी से आगे निकल आए, लेकिन दिल जानता था कि यह रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पीछे से वह पीली रोशनी अब भी हमारा पीछा कर रही थी। फाटक पार करते ही मुझे लगा जैसे किसी ने हमारे पीछे हवा को ही मोड़ दिया हो। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन सड़क का एहसास खत्म हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ जंगल, सूखे पेड़ और अंधेरा। हाईवे की सफेद लाइनें कब की गायब हो चुकी थी। मोनू बार बार पीछे देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं चीख कर उसे रोक रहा था, क्योंकि दिल जानता था कि जो पीछे दिखेगा वो इंसान नहीं होगा। इंजन की आवाज अब भारी लगने लगी थी, जैसे ट्रक भी डर गया हो। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं, बल्कि किसी औरत की धीमी से सकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पास बैठकर रो रही हो। मोनू के होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, भैया रेडियो बंद करो, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। स्विच दबाने पर भी आवाज बंद नहीं हो रही थी। पीछे से आने वाले दोनों ट्रक अब दिखाई नहीं दे रहे थे, ना उनकी लाइट ना हॉर्न। ऐसा लग रहा था जैसे
वह रास्ते में कहीं निगल ली गए हों। तभी अचानक ट्रक के अंदर ठंड इतनी बढ़ गई कि सांस से भाप निकलने लगी। गर्मियों की रात थी, लेकिन केबिन में सर्दी हड्डियों तक चुभ रही थी। मेरे दिमाग में फिर घर घूम गया। बीवी ने जाते वक्त कहा था कि आज मंगलवार है, हनुमान जी का नाम लेकर जाना, कुछ भी हो पीछे मत हटना। उस वक्त उसकी बात मामूली लगी थी, लेकिन अब हर शब्द सच बनता जा रहा था। अचानक सामने सड़क के बीचों बीच वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा जो ढाबे पर था। वही झुका हुआ शरीर, वही काली आंखें, लेकिन अब उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह हवा में थोड़ा ऊपर तैर रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक रुका नहीं। जैसे ब्रेक नाम की कोई चीज बची ही ना हो। मोनू चीखने लगा, भैया वो सामने है, सामने है। और तभी वह बूढ़ा आदमी एक पल में गायब हो गया और उसी जगह रेलवे पटरी उभर आई। लेकिन यह पटरी पहले वाली नहीं थी। यह नई नहीं, बल्कि जंग खाई हुई, टूटी फूटी और खून जैसे काले दागों से भरी हुई थी। ट्रक पटरी पर चढ़ते ही जोर से उछला, लगा जैसे पहिए किसी नरम चीज को कुचल रहे हो। मेरे पेट में मरोड़ उठी। मोनू उल्टी रोकते हुए बोला, भैया कुछ कुचला है। मैंने दिमाग पर जोर डालकर पीछे नहीं देखा। तभी पटरी के दोनों ओर से आवाजें आने लगी, बच्चों के रोने की, औरतों के चिल्लाने की, किसी के हंसने की, सब एक साथ, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक ही वक्त बोल रही हो। मेरे कान सुन्न हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन पैर अपने आप एक्सीलरेटर पर जमे हुए थे। अचानक ट्रक के शीशे पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा, फिर एक और, फिर कई सारे। शीशे पर उंगलियों के निशान उभरने लगे, खून से सने हुए। मोनू ने आंख बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तभी एक औरत का चेहरा शीशे के बहुत पास आ गया, इतना पास कि उसकी सांस से शीशा धुंधला हो गया। उसका मुंह टेढ़ा था, गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई, और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, रुक जाओ, ढाबे पर लौट आओ। मेरा दिल फटने को हो गया, लेकिन मैंने ट्रक और तेज कर दिया। और तभी अचानक सब कुछ शांत हो गया। आवाजें बंद, ठंड खत्म, रेडियो चुप, सिर्फ इंजन की भारी आवाज और हमारी तेज सांसें। सामने फिर से असली हाईवे दिखने लगा, सफेद लाइनें, दूर एक जलती हुई स्ट्रीट लाइट। मोनू ने आंखें खोली और फूट फूट कर रो पड़ा। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था, क्योंकि मुझे पता था कि पीछे जो दो ट्रक थे वह अभी तक कहीं नजर नहीं आए थे। सामने असली हाईवे दिखते ही मुझे लगा जैसे किसी ने सीने से भारी पत्थर हटा दिया हो। लेकिन राहत बस कुछ सेकंड की थी, क्योंकि जैसे ही मैंने साइड मिरर में देखा तो रूह कांप गई। सड़क तो थी, लेकिन उस पर हमारे पीछे सिर्फ हमारा ट्रक था। ना वह दो ट्रक, ना उनकी लाइट, ना हॉर्न की आवाज। ऐसा लगा जैसे वह दोनों कभी थे ही नहीं। मोनू भी लगातार पीछे देखने लगा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, भैया वो दोनों ट्रक कहाँ गए? मैंने झूठी ही हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद आगे निकल गए होंगे। लेकिन दिल जानता था कि यह झूठ है, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वहां आगे निकलने का कोई मोड़ ही नहीं था। ट्रक चल रहा था, लेकिन मेरे हाथ स्टीयरिंग पर शून्य हो चुके थे। हर कुछ मीटर पर मुझे लग रहा था कि फिर वही ढाबा सामने आ जाएगा, फिर वही रेलवे फाटक, फिर वही पीली रोशनी। मोनू ने पानी की बोतल उठाई, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी गिर गया। उसने जेब से मौली निकाली और उसे माथे से लगाकर बोला, भैया अगर आज बचे तो मैं हर मंगलवार मंदिर जाऊंगा। उसके शब्द सुनकर मेरी आंखों में अपने बच्चों की शक्ल घूम गई। बेटे की कमजोर सांसें, डॉक्टर की पर्ची, बीवी की चुप्पी, माँ की दबी हुई खांसी, सब एक साथ याद आ गया। और मैंने दांत भींचकर ट्रक और तेज कर दिया। कुछ दूर आगे जाकर अचानक सड़क के बीच लाल रंग की पुरानी सी जीप खड़ी दिखी। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन अंदर किसी के बैठने का एहसास साफ था। मैंने हॉर्न दिया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। जैसे ही पास पहुंचे तो देखा जीप के शीशे अंदर से टूटे हुए थे और सीटों पर सूखा हुआ खून जमा था। मोनू की चीख निकल गई और उसने कहा, भैया ये तो पुलिस की जीप लग रही है। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कहीं यही वो जगह तो नहीं
जहां पुराने समय में कोई हादसा हुआ था। रेलवे फाटक, ढाबा, पटरी और अब यह जीप सब किसी एक कहानी के हिस्से लग रहे थे। जैसे ही हमने जीप को पार किया, अचानक पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई। भारी सांसें, लोहे के जूते की थक थक। मैंने मिरर में देखा तो दिल बैठ गया। वो दोनों ट्रक फिर से दिख रहे थे, लेकिन उनके ड्राइवर केबिन में नहीं थे। ट्रक अपने आप चल रहे थे और उनकी हेडलाइट में धुंध के बीच कई परछाइयां लटकी हुई थी। मोनू ने आंख बंद करके चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला, भैया ये इंसान नहीं है, यह रास्ते के लोग हैं जो कभी घर नहीं लौट पाए। अचानक हमारे ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। एक्सीलरेटर दबाने पर भी कोई असर नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क हमें पकड़कर पीछे खींच रही हो। सामने फिर से वहीं ढाबे की हल्की रोशनी झलकने लगी, बहुत दूर लेकिन साफ। मेरे अंदर से चीख निकली कि नहीं, हम वापस नहीं जाएंगे। मैंने स्टीयरिंग को जबरदस्ती मोड़ा और ट्रक को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। पेड़ की डालियां शीशे से टकराने लगी। ट्रक उछल रहा था, लेकिन मैं रुकने को तैयार नहीं था। तभी जंगल के बीच अचानक मंदिर की घंटी सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन सच्ची। मोनू ने आंखें खोलकर कहा, भैया घंटी। मैंने भी सुनी। दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जली, जैसे कोई कह रहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसी पल पीछे से किसी ने बहुत भारी आवाज में कहा था, रुक जाओ। और वो आवाज बिल्कुल मेरे नाम की थी। मेरे नाम की वो आवाज सुनते ही मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया। स्टीयरिंग पर जमे हाथ सुन्न पड़ गए और दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि लगा अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। मोनू ने मुझे हिलाया और बोला, भैया गाड़ी मत रोकना, किसी भी हाल में मत रोकना। लेकिन दिमाग के अंदर अजीब सा दबाव था, जैसे कोई यादें खींच खींच कर बाहर निकाल रहा हो। अचानक आंखों के सामने बचपन का गांव आ गया। मिट्टी की खुशबू, मंदिर की घंटी, माँ का माथे पर हाथ फेरना और उसी पल जंगल के बीच खड़ा हमारा ट्रक। अंधेरा, डर और पीछे से आती वही आवाज जो अब और पास लग रही थी। मैंने पूरी ताकत से गला साफ किया और जोर से भगवान का नाम लिया। जैसे ही नाम लिया, ट्रक के अंदर हवा बदल गई, ठंड फिर से बढ़ गई और केबिन की लाइट अपने आप जलने लगी। शीशे पर हमारी परछाइयों के अलावा एक तीसरी परछाई भी दिखने लगी जो हमारी हर हरकत को दोहरा रही थी। मोनू ने कांपते हुए पूछा, भैया ये तीसरी कौन है? मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जवाब मेरे पास भी नहीं था। तभी पीछे से फिर से लोहे के जूते की ठक ठक सुनाई दी। अब वह दौड़ नहीं रही थी, बल्कि बहुत आराम से चल रही थी, जैसे उसे पता हो कि हम कहीं नहीं जा सकते। सामने कच्चा रास्ता अचानक खत्म हो गया और ट्रक फिर से पक्की सड़क पर आ गया। लेकिन यह सड़क वही नहीं थी। यहाँ कोई निशान नहीं थे, ना माइलस्टोन, ना बोर्ड, सिर्फ दोनों तरफ जले हुए पेड़ और बीच बीच में टूटे हुए पत्थर। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, बहुत पुरानी, बहुत भारी, जैसे किसी और जमाने की हो। मोनू ने कहा, भैया ट्रेन, लेकिन पटरी तो पीछे छूट गई थी। मैंने शीशे से आगे देखा तो सड़क के बीचों बीच अचानक रेलवे पटरी उभर आई। उसी पटरी पर एक काली ट्रेन बिना आवाज के खड़ी थी। उसके डिब्बों की खिड़कियों से धुंध निकल रही थी। ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। ब्रेक मैंने नहीं दबाया था। मोनू रोने लगा और बोला, भैया ये वही ट्रेन है जिनके बारे में ड्राइवर बताते हैं, जो लोगों को ले जाती है लेकिन कभी वापस नहीं छोड़ती। तभी ट्रेन के पहले डिब्बे का दरवाजा खुला और अंदर अंधेरे में कई चेहरे दिखे, कुछ पहचाने से, कुछ अजनबी, और उनमें मुझे पीछे वाले दोनों ट्रकों के ड्राइवर भी दिखे। उनकी आंखें खाली थीं और होंठ हिल रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। मेरा गला सूख गया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक अचानक झटके से आगे बढ़ा। पटरी के ऊपर से उछलता हुआ निकल गया। जैसे ही हम पटरी पार कर गए, पीछे से एक भयानक चीख आई, इतनी तेज कि कानों में दर्द होने लगा। शीशा कांपने लगा और तीसरी परछाई अचानक गायब हो गई। सामने फिर से हल्की रोशनी दिखी। इस बार वह ढाबे की नहीं, बल्कि मंदिर की दिया बत्ती जैसी रोशनी थी। मोनू ने हाथ जोड़ ली और बोला, भैया बस अब बचा लो। लेकिन मेरे अंदर डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि यह रास्ता हमें सिर्फ डराने नहीं, बल्कि परखने के लिए बना है।
और हमारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी। मंदिर की वह हल्की सी रोशनी जैसे जैसे पास आ रही थी, वैसे वैसे दिल में एक अजीब सा डर और उम्मीद साथ साथ पैदा हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर वहां पहुंच गए तो शायद सब खत्म हो जाएगा। लेकिन हाईवे के यह रास्ते कभी किसी को आसानी से छोड़ते नहीं हैं। ट्रक अब भी अपने आप चल रहा था। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ थे, लेकिन कंट्रोल किसी और का लग रहा था। मोनू लगातार भगवान का नाम ले रहा था और उसकी आवाज में अब डर से ज्यादा थकान थी, जैसे उसकी आत्मा टूटने लगी हो। तभी अचानक सामने वह मंदिर साफ दिखा। छोटा सा पुराना मंदिर, टूटी हुई सीढ़ियां, दे की लौ हवा में कांपती हुई। लेकिन उसके ठीक सामने वही पुराना ढाबा खड़ा था, पहले से भी ज्यादा जर्जर, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ना हो। मेरी सांस अटक गई, क्योंकि मुझे समझ आ गया कि यह जगह हमें किसी एक मोड़ पर फैसला लेने के लिए रोक रही है। मोनू ने मेरी तरफ देखा और बोला, भैया मंदिर चलें या ढाबे पर रुके? उसके सवाल में डर के साथ मासूमियत भी थी। मैंने मंदिर की तरफ ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो गया। ट्रक खुद ब खुद ढाबे की तरफ सरकने लगा। अंदर से फिर वहीं पीली रोशनी और वहीं बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, लेकिन अब उसके पीछे कई और चेहरे खड़े थे। औरतें, बच्चे, जवान, सबके चेहरे बुझी हुई आंखों वाले, जैसे सालों से किसी का इंतजार कर रहे हो। ढाबे के पास पहुंचते ही ट्रक रुक गया। इंजन अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ रेलवे पटरी की तरफ से हल्की हल्की घंटी की आवाज आ रही थी। मोनू के होंठ नीले पड़ चुके थे। उसने कहा, भैया अब क्या करेंगे? मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी ढाबे का दरवाजा अपने आप खुला और बूढ़े आदमी ने इशारा किया अंदर आने का। उसके मुंह से निकली आवाज इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हो। उसने कहा कि जो यहां आता है उसे अपना हिसाब चुकाना पड़ता है। मेरे दिमाग में फिर घर घूम गया। बच्चों की हंसी, बीवी की खामोशी, माँ की दुआएं, और उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट कर जुड़ गया। मैंने जेब से मंदिर से लिया हुआ छोटा सा प्रसाद निकाला, जो सालों से संभाल कर रखा था, और उसे डैशबोर्ड पर रख दिया। मोनू ने भी अपने गले की मौली खोलकर वहीं रख दी। जैसे ही हमने यह किया, ढाबे की रोशनी झपकने लगी। पीछे खड़े चेहरे पीछे हटने लगे और बूढ़ा आदमी एक कदम पीछे चला गया। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा दिखा। तभी मंदिर की घंटी अचानक तेज बज उठी, इतनी तेज कि ढाबे की दीवारें कांपने लगी। ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया, स्टीयरिंग हल्का हो गया और मैंने बिना देर किए ट्रक मंदिर की तरफ मोड़ दिया। पीछे से चीखों की आवाज आई। रेलवे पटरी पर खड़ी काली ट्रेन फिर से दिखी, लेकिन इस बार वह आगे नहीं बढ़ पाई, जैसे किसी ने उसे वहीं जकड़ लिया हो। ट्रक मंदिर के सामने से निकलते ही सब कुछ गायब हो गया। ना ढाबा, ना फाटक, ना ट्रेन, बस असली हाईवे और दूर जलती स्ट्रीट लाइट। मोनू फूट फूट कर रो पड़ा और मैं भी पहली बार अंदर से कांप गया, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि हम बच तो गए हैं, लेकिन उस ढाबे ने हमसे कुछ ले लिया है, कुछ ऐसा जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। हाईवे पर वापस आ जाने के बाद भी दिल को सुकून नहीं मिला, क्योंकि अंदर कहीं गहराई में कुछ टूट चुका था। ट्रक सही रफ्तार से चल रहा था, सड़क साफ थी, स्ट्रीट लाइटें जल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब बस दिखावा है, जैसे किसी ने हमें छोड़ तो दिया हो, लेकिन नजर अब भी हम पर ही टिकी हो। मोनू चुपचाप सीट पर बैठा था। ना वो भगवान का नाम ले रहा था, ना कुछ बोल रहा था, बस खाली आंखों से सामने देख रहा था। मैंने उससे पूछा, ठीक है ना? तो उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था उस शब्दों से कहीं बड़ा था। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने पर पहली बार किसी असली ढाबे की रोशनी दिखी। नए टाइप का ढाबा, चमकदार बोर्ड, वहां लोग भी थे, चाय की भाप, हंसी की आवाज, सब कुछ सामान्य। मैंने ट्रक साइड में लगाया ताकि पानी पी सके। जैसे ही नीचे उतरे तो पैरों में अजीब सी कमजोरी महसूस हुई। मोनू लड़खड़ा गया और मैंने उसे संभाला। ढाबे वाले ने हमें ऐसे देखा जैसे हम किसी और ही दुनिया से लौटे हों। उसने पूछा, भैया ठीक तो हो? हालत खराब लग रही है। मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ पानी मांगा। चाय पीते वक्त मैंने ढाबे वाले से उस पुराने ढाबे के बारे में पूछा।
रेलवे फाटक, काली ट्रेन और उस रास्ते के बारे में। ढाबे वाले का चेहरा देखते ही बदल गया। उसने आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, भैया उस तरफ का रास्ता बंद पड़े, जमाना हो गया, वहां कोई ढाबा नहीं है, सिर्फ टूटी पटरी है। और लोग कहते हैं कि वहां जो भी रात में फंसता है वह कुछ छोड़कर ही निकलता है, किसी की यादें, किसी की हिम्मत, किसी का भरोसा। उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसी वक्त मेरे मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल गई। जबकि नेटवर्क नहीं था, स्क्रीन पर एक फोटो खुली, उसी ढाबे की, वही पीली रोशनी, वही बूढ़ा आदमी और पीछे खड़े वह चेहरे, और नीचे लिखा था, हिसाब बाकी है। मेरा हाथ कांप गया और मोबाइल गिरते गिरते बचा। मोनू ने देखा तो उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, बस आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे समझ आ गया कि हम सच में कुछ छोड़ आए हैं और वह चीज अब हमारे पीछे पीछे चल रही है। हमने बिना देर किए ट्रक फिर से स्टार्ट किया, किसी से कुछ बोले बिना वहां से निकल पड़े। हाईवे अब सीधा था, लेकिन हर माइलस्टोन पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दूरी बढ़ ही नहीं रही, समय जैसे रुक गया हो। अचानक मोनू ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया अगर घर पहुंच गए तो मैं यह काम छोड़ दूंगा, अब और नहीं। उसके शब्द सुनकर मेरे दिल में दर्द उठा, क्योंकि मुझे भी वही एहसास हो रहा था। लेकिन पेट, जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान को कहां छोड़ती है। दूर से अचानक सुबह की हल्की रोशनी दिखने लगी, आसमान नीला होने लगा। पहली बार लगा कि शायद रात खत्म हो रही है। लेकिन तभी साइड मिरर में मैंने वह देखा जिससे दिल फिर बैठ गया। हमारे ट्रक के पीछे कोई और ट्रक नहीं था, लेकिन छाया थी, लंबी टेढ़ी, सड़क पर घिसटती हुई, जैसे हमारे साथ साथ चल रही हो। मैंने मिरर से नजर हटाई और सामने देखा, क्योंकि अब मुझे पता था कि डर को देखने से वह चला नहीं जाता, वो बस और गहरा हो जाता है। सुबह की हल्की रोशनी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन दिल में अंधेरा वैसा ही जमा हुआ था। रात जैसे खत्म नहीं हुई, बल्कि हमारे अंदर समा गई हो। ट्रक चलता रहा और हर किलोमीटर के साथ मुझे लग रहा था कि कुछ पीछे छूट नहीं रहा, बल्कि हमारे साथ चिपक गया है। मोनू अचानक बोल पड़ा कि भैया मुझे अब आवाजें नहीं आ रही, लेकिन डर और बढ़ गया है, क्योंकि खालीपन ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर वो मासूमियत नहीं थी जो रात की शुरुआत में थी। आंखों में एक अजीब सी थकान और समझ आ चुकी थी कि कुछ रास्ते इंसान से बहुत कुछ छीन लेते हैं। जैसे ही सूरज पूरी तरह निकला, हमें पहला टोल प्लाजा दिखा। गाड़ियां थीं, शोर था, दुनिया चल रही थी। लेकिन जब हम टोल के पास रुके तो वहां बैठे कर्मचारी ने हमें घूर कर देखा और बोला, भैया कहां से आ रहे हो? तुम्हारी गाड़ी में बहुत ठंड है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटक गई। मोनू ने पैसे दिए और हम आगे बढ़ गए। टोल पार करते ही मैंने शीशे से पीछे देखा। वह छाया अब साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसका एहसास अब भी मौजूद था, जैसे कोई हमारी परछाई बनकर चल रहा हो। कुछ दूरी पर हमें वही 2 ट्रक खड़े दिखे जो रात में हमारे साथ थे, लेकिन उनके टायर फटे हुए थे, केबिन खाली थे और दरवाजे खुले हुए। मेरे हाथ कांप गए। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरा। मोनू भी उतरा, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अंदर झांका तो सीटों पर धूल जमी थी, जैसे बरसों से कोई बैठा ही ना हो। लेकिन हमें पता था कि यह वही ट्रक है, वही नंबर प्लेट, वही निशान, पर उनके ड्राइवर कहीं नहीं थे। ना पुलिस, ना भीड़, जैसे यह सब देखना सिर्फ हमारे हिस्से में लिखा था। मोनू ने बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया क्या वह कभी घर नहीं लौट पाए? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और मन ही मन भगवान से माफी मांगी कि अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें बख्श देना। हमने ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल पड़े, क्योंकि ज्यादा रुकना अब सही नहीं लग रहा था। हाईवे आगे खुला था, लेकिन अब हर मोड़ पर मुझे ढाबे की पीली रोशनी याद आ रही थी। हर पटरी पर वो काली ट्रेन, हर सन्नाटे में वह आवाज जो मेरा नाम लेती थी। डिलीवरी पॉइंट पास आ रहा था। फोन पर कंपनी का कॉल आया कि कहां तक पहुंचे। मैंने बस इतना कहा कि आ रहे हैं। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सामान सही सलामत पहुंचाना था, क्योंकि यही हमारी आखिरी जीत थी। जैसे ही गोदाम दिखा,
दिल पहली बार हल्का हुआ। ट्रक खड़ा किया, कागज साइन किए। किसी ने हमसे रात के बारे में कुछ नहीं पूछा और हमने भी कुछ नहीं बताया, क्योंकि कुछ बातें बोलने से और ताकतवर हो जाती है। मोनू ने सामान उतरते वक्त अचानक मेरी तरफ देखा और बोला, भैया वह छाया अब नहीं दिख रही, लेकिन मुझे लग रहा है वह ढाबा हमें छोड़ने वाला नहीं है। शायद वह इंतजार करेगा किसी और रात, किसी और मजबूरी का। उसकी बात सुनकर मेरी सांस थम सी गई, क्योंकि मुझे भी वही एहसास हो रहा था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है, बस एक चक्र पूरा हुआ है। गोदाम से निकलते वक्त सूरज पूरी तरह चढ़ चुका था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे रात अभी भी मेरी पीठ पर बैठी हो। मोनू ने चुपचाप ट्रक की केबिन को छुआ, फिर जमीन को हाथ लगाकर माथे से लगाया। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। शायद वह शुक्रिया अदा कर रहा था या माफी मांग रहा था। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि हम किस बात के लिए जिंदा बचे हैं और किस कीमत पर। ट्रक खाली था, लेकिन दिल में जो बोझ था वह पहले से भारी लग रहा था। जब हम हाईवे पर वापस आए तो वही रास्ता था, वही बोर्ड, वही ट्रैफिक, लेकिन मेरे लिए सब कुछ बदला हुआ था। हर ढाबा देखकर दिल कांप जाता था, हर रेलवे फाटक पर आंखें अपने आप झुक जाती थी। मोनू ने अचानक कहा, भैया मैं अब खलासी का काम छोड़ दूंगा, किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर लूंगा, लेकिन दोबारा रात में ऐसे रास्ते नहीं लूंगा। उसकी आवाज में डर नहीं, बल्कि थकी हुई सच्चाई थी। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मैं खुद भी जानता था कि कुछ सफर इंसान को उम्र भर के लिए तोड़ देते हैं। घर पहुंचा तो बीवी ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर राहत और डर दोनों थे। बच्चों ने लिपटकर पकड़ लिया। माँ ने सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा बहुत देर कर दी। उस एक वाक्य में सब कुछ था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर बता दिया तो वह ढाबा, वो फाटक, वो ट्रेन हमारे घर तक आ जाएगी। कुछ खौफ सिर्फ दिल के अंदर ही दबा कर रखने होते हैं। उस रात सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आंख बंद करता वही पीली रोशनी दिखती, वही बूढ़ा आदमी, वही आवाज जो मेरा नाम लेती थी। मैंने उठकर भगवान के सामने दिया जलाया और पहली बार दिल से मांगा कि अब मुझे ऐसे रास्तों से दूर रखना, चाहे कम पैसे मिले, चाहे जिंदगी मुश्किल हो, लेकिन वो रात दोबारा ना आए। उस पल समझ आया कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी उसकी जान और उसका घर होता है, बाकी सब मजबूरी है। कुछ हफ्तों बाद एक पुराने ड्राइवर से मुलाकात हुई। बातों बातों में उसने खुद ही उस दिल्ली हाईवे के पुराने ढाबे का जिक्र कर दिया। उसने कहा कि वहां सालों पहले एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। ढाबा चलाने वाला, कुछ ड्राइवर, कुछ बच्चे, सब एक ही रात में खत्म हो गए थे। तब से जो भी लालच, मजबूरी या जिद में उस रास्ते पर रुकता है, वह खाली हाथ नहीं लौटता। या तो कुछ छोड़ आता है या खुद वहीं रह जाता है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि हमने वहां क्या छोड़ा था। हमने अपनी बेफिक्री छोड़ी थी, अपनी लापरवाही छोड़ी थी। आज भी जब ट्रक चलाता हूं तो रात में अगर कोई पुराना ढाबा दिखता है, मैं रफ्तार बढ़ा देता हूं। मोनू अब मेरे साथ नहीं है, वह अपने गांव लौट गया है। कभी कभी फोन पर बात होती है, वह भी अब रात में चैन से सो नहीं पाता। हम दोनों जानते हैं कि वह ढाबा अभी भी वहीं है, इंतजार में किसी और मजबूरी का, किसी और की कहानी का। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि हर डर दिखता नहीं है। कुछ डर रास्तों में छिपे होते हैं और कुछ इंसान की मजबूरी में। अगर आप कभी रात में हाईवे पर हो और कहीं पुराना ढाबा, बंद रेलवे फाटक और अजीब सी रोशनी दिखे, तो रुकिए मत, क्योंकि हर सफर मंजिल तक नहीं जाता। कुछ सफर सिर्फ चेतावनी देने आते हैं।